हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनपीएस और पीपीएफ के बारे में। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको कहां पर पैसा लगाना चाहिए, आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो पीपीएफ में पैसे डालने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि पीपीएफ में ओनली इंडियन सिटीजन पैसा डाल सकता है। जो इंडियन है, जो भारतीय है, वही पीपीएफ में पैसे डाल सकता है। और एज लिमिट की अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें एज सच कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी एज का बंदा पीपीएफ में पैसे डाल सकता है। यहाँ तक कि माइनर बंदे का भी पीपीएफ अकाउंट ओपन होता है, बट वो गार्जियन के थ्रू वो ओपन होता है, बट माइनर के नाम पर भी पीपीएफ में पैसा निवेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं एनपीएस की बात करूँ तो एनपीएस में इंडियन सिटीजन के साथ साथ एनआरआई लोग भी पैसे डाल सकते हैं। एनआरआई भी एनपीएस में पैसे डाल सकता है, ठीक है। और एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ एनपीएस के केस में तो उसमें 18 साल का आपका कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 60 साल। तो आप ये मान के चलिए कि 18 साल से लेके तो 60 साल तक के बंदे ही एनपीएस में पैसे डाल सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो पीपीएफ अकाउंट में ओनली इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। पीपीएफ अकाउंट में सिर्फ इंडिविजुअल बंदा ही कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि एनपीएस में इंडिविजुअल के साथ साथ उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। ये उसमें ऑप्शन है, ठीक है। एनपीएस अकाउंट में दोनों बातें हो सकती है, मतलब एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसका साथ साथ उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर खुद अकेला एक ही मतलब इंडिविजुअल बंदा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दोनों चीज़ हो सकती है एनपीएस में, बट पीपीएफ में तो अलाउड ही नहीं है एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट। पीपीएफ में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बंदा ही कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है पीपीएफ में? पीपीएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए है। एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिनिमम 500 रुपए डालना जरूरी है पीपीएफ वाले अकाउंट में, ठीक है। तभी वो अकाउंट आपका एक्टिव रहता है। और एनपीएस की बात करूं तो एनपीएस में भी 500 रुपए ही लिमिट है। एनपीएस में भी आपको हर साल मिनिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपए डालना जरूरी है, तभी आपका अकाउंट वो एनपीएस वाला एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं मैक्सिमम लिमिट की बात करूं तो पीपीएफ में जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1.5 लाख। पीपीएफ वाले अकाउंट में आप एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हो। जबकि अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो एनपीएस में एज सच कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड। एनपीएस में कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहे उतना पैसा आप एक फाइनेंशियल ईयर में एनपीएस में डाल सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं रिटर्न की। तो पीपीएफ में कितना रिटर्न आपको मिलता है? तो पीपीएफ का जो रिटर्न है दोस्तों वो रिवाइज होता रहता है, मतलब हर क्वार्टर में गवर्नमेंट पीपीएफ के रिटर्न को रिवाइज करती है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो अभी जो पीपीएफ का जो रिटर्न चालू है वो है 7.1%। 7.1% इस समय पीपीएफ पे रिटर्न मिल रहा है। तो हर क्वार्टर में गवर्नमेंट इसको रिवाइज करते रहती है, थोड़ा बहुत पॉइंट का इधर उधर होता रहता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं एनपीएस के रिटर्न की बात करूँ तो एनपीएस का जो रिटर्न है वो मार्केट डिपेंडेंट होता है दोस्तों। उसका जो रिटर्न है, मतलब एनपीएस का कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, तो इसीलिए जो एनपीएस का रिटर्न है वो मार्केट डिपेंडेंट है, ठीक है। बट फिर भी आप मान के चलिए जो एनपीएस में लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न मिलता है वो पीपीएफ वाले रिटर्न से ज़्यादा ही मिलता है। तो आप मान के चलिए कि एनपीएस में आपको 8 से 10% का रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इतना रिटर्न मिलेगा एनपीएस में, ऑब्वियसली क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा लग रहा है और लॉन्ग टर्म में वो अच्छा होता है, तो वहां पे आप पीपीएफ से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो एनपीएस वाले अकाउंट। अब दोस्तों बात करते हैं लॉक इन पीरियड की। तो पीपीएफ में जो लॉक इन पीरियड है वो है 15 साल, ठीक है। 15 साल के लिए आपका पैसा लॉक रहता है पीपीएफ में। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ एनपीएस की, तो एनपीएस में 60 एज, आपकी एज 60 होने तक आपका पैसा लॉक रहता है, ठीक है। आपकी एज 60 होने के बाद आप वहां से मतलब मैच्योरिटी आ जाती है उसकी, ठीक है। बट 60 तक आपका पैसा लॉक रहता है एनपीएस में। अब दोस्तों बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो पीपीएफ में तो पूरी तरीके से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, मतलब जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसको आप एटीसी में डिडक्शन उसका क्लेम कर सकते हो। 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट होती है एटीसी की, ठीक है। और जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको पीपीएफ वाले अकाउंट पे वो भी टैक्स फ्री होता है, और जो मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको अमाउंट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होता है। मतलब पूरी तरीके से टैक्स फ्री है पीपीएफ, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं एनपीएस की बात करूँ तो एनपीएस में भी जो आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एटीसी में उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एटीसी की लिमिट 1.5 लाख है, ठीक है। तो एटीसी में उसका बेनिफिट मिलता है जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप पीपीएफ में, एनपीएस में पैसा, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हो एनपीएस वाले अकाउंट में 50,000 रुपए का अंडर सेक्शन 80 सीसीडी में, ठीक है। मतलब मान लो 2 लाख रुपए आपने एनपीएस में डाले तो पूरे 2 लाख रुपए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो एनपीएस का। एटीसी में 1.5 लाख आपके जाएंगे और 50,000 रुपए अंडर सेक्शन 80 सीसीडी में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब एनपीएस का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब एनपीएस में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। वो बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। और एनपीएस का जो मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा वो भी टैक्स फ्री होता है। बट मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है दोस्तों वो आपको 100% नहीं मिलता है, वो आपको 60% मिलता है, ठीक है। मान लो आपका 1 लाख रुपए है मैच्योर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए में से आपको 60,000 रुपीज़ मिलेंगे। 40,000 रुपये आपके वहाँ पर वैसे ही पड़े रहेंगे, और वो 40,000 रुपये पे आपको एन्युटी बाय करना पड़ता है और उसके अगेंस्ट में आपको पेंशन मिलती है, ठीक है। और हर महीने जो आपको पेंशन मिलेंगी एनपीएस में वो पेंशन आपकी टैक्सेबल होती है।
मतलब एनपीएस में जो भी पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो अंडर सेक्शन 80C में उसका क्लेम कर सकते हो। एडिशनल अंडर सेक्शन 80CCD में भी 50,000 रुपये आप क्लेम कर सकते हो। और जो टैक्स मिलेगा, मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको एनपीएस में, वो भी टैक्स फ्री है। और मैच्योरिटी अमाउंट वाला अमाउंट जो है, मैच्योरिटी अमाउंट, वो भी टैक्स फ्री है। बट मैच्योरिटी अमाउंट पूरी नहीं मिलती है, 60% मिलती है, 40% पैसा वही रहता है जिससे आपको एन्युटी खरीदना पड़ता है। और वो एन्युटी पे आपको पेंशन मिलती है हर महीने। जो पेंशन मिलेंगी आपको हर महीने वो टैक्सेबल है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की। मतलब कोई बंदा है जिसको प्री मैच्योर विड्रॉल करना है तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? तो उसके लिए ये फैसिलिटी है, पीपीएफ के केस में ये फैसिलिटी है कि 7 साल के बाद में वो 50% पैसा अपना विड्रॉल कर सकता है, अप टू 50%। मान लो 1 लाख रुपए उसके जमा हो गए तो 7 साल के बाद में वो 50,000 रुपए तक अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, 10,000 20,000 भी निकाल सकता है, बट मैक्सिमम 50,000 रुपए तक निकाल सकता है, उसके ऊपर नहीं, 1 लाख के अमाउंट पे। ठीक है, ये पीपीएफ का मैंने बता दिया, बट ये 7 साल के बाद। ठीक है, 7 साल कंप्लीट होना जरूरी है। दूसरी तरफ अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो एनपीएस के केस में जो विड्रॉल है वो 3 साल के बाद में, 3 साल के बाद में आप विड्रॉल कर सकते हो। कितना विड्रॉल कर सकते हो? 25% ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। जो भी इंडिविजुअल रहेगा उसके कॉन्ट्रीब्यूशन का 25% आप विड्रॉल कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनपीएस में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया वो हटा दो, आपने मतलब इंडिविजुअल बंदे ने कितना कंट्रीब्यूट किया उस अमाउंट का 25% आप विड्रॉल कर सकते हो एनपीएस में 3 साल के बाद में। ठीक है, प्री मैच्योर विड्रॉल के केस में। अब दोस्तों एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होगा? तो पीपीएफ के केस में तो सिंपल है, जितना भी पैसा आपका पीपीएफ अकाउंट में रहेगा पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीपीएफ के केस में, मैच्योरिटी में। बट एनपीएस में क्या होगा कि जितना भी पैसा आपका जमा है उसका 60% आपको मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे, 40% पैसा आपका वहीं पे रहेगा। उस 40% पैसे के ऊपर आपको पेंशन मिलेंगी हर साल। ठीक है, सॉरी, हर महीने आपको पेंशन मिलेंगी और लाइफ टाइम तक आपको पेंशन मिलेंगी। ठीक है, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको पेंशन मिलेंगी। अब दोस्तों बात करूं मैं अगर रिस्क की, तो पीपीएफ में तो कोई भी रिस्क नहीं है, बिल्कुल जीरो रिस्क है। पीपीएफ पे जो रिटर्न मिलता है वो भी फिक्स रिटर्न मिलता है। ठीक है, और पीपीएफ का जो इन्वेस्टमेंट है उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, यहाँ तक कि कोर्ट भी हाथ नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से सेफ है। दूसरी तरह अगर मैं एनपीएस की बात करूँ तो एनपीएस में नेग्लिजिबल रिस्क हो सकता है, बहुत कम रिस्क, मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एनपीएस का पैसा मार्केट डिपेंडेंट है, स्टॉक मार्केट में भी कुछ पोर्शन उसका लगता है। ठीक है, तो मार्केट डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्क एनपीएस में है। बट अगर हम बोलने के लिए अगर मैं बोलूँ तो हम यही बोलेंगे कि एनपीएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सिक्योर्ड है। नॉर्मल टर्म में हम ऐसा ही बोलेंगे। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, तो पीपीएफ वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो हाईएस्ट सिक्योर्ड है, पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट भी ये ऑर्डर पास नहीं कर सकता है कि इसके पीपीएफ अकाउंट को हाथ लगाओ और वहां से पैसे निकालो। कोर्ट भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता। मान लो कल जाके आप बैंकरप्ट हो गए, ठीक है, आप पे बहुत ज़्यादा लोन है, बहुत ज़्यादा कर्जा है, ठीक है, तो कोर्ट भी ये ऑर्डर कभी पास नहीं करेगा कि इसके पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालो और लोगों के पैसे दो। बाकी हालांकि कोर्ट ये जरूर बोल सकता है कि इसकी सारी संपत्ति बेचो, इसका घर बेचो, इसके जो भी इन्वेस्टमेंट है, बैंक एफडी है, गोल्ड है, सब बेचो। बट पीपीएफ अकाउंट को कोर्ट भी हाथ नहीं लगा सकता। तो इतना सिक्योर्ड है पीपीएफ वाला अकाउंट आपका। ठीक है, दूसरी तरफ एनपीएस जो है वो भी सिक्योर्ड है, बट कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकता है। अगर आपके पास में एनपीएस है, आप बैंकरप्ट हो गए, तो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है कि इसके एनपीएस अकाउंट से पैसे निकालो और लोगों को दो। तो एनपीएस को अटैच किया जा सकता है, बट पीपीएफ अटैच नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की। तो पीपीएफ का अकाउंट बैंक में जाकर भी आप ओपन कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में जाकर भी आप ओपन कर सकते हो। दूसरी तरफ एनपीएस का जो अकाउंट है वो भी बैंक में खुलता है, पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है। और इसके अलावा ईएनपीएस, मतलब ईएनपीएस की वेबसाइट पर जाकर भी आप एनपीएस का अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों ये दोनों में से कहां पर आपको पैसा निवेश करना चाहिए, कौन सा अच्छा है, दोनों में से कौन सा बेस्ट है? तो दोस्तों बोथ आर गुड। ठीक है, दोनों अच्छे हैं, बट मैं ये बोलूंगा कि एनपीएस इज बेस्ट ओवर पीपीएफ। पीपीएफ से ज़्यादा अच्छा मुझे एनपीएस लगता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि रिटर्न। पीपीएफ में जो आपको रिटर्न मिलता है वो तो फिक्स रिटर्न मिलेगा, 7% 8%। ठीक है, फिक्स रिटर्न मिलेगा, उतना ही रिटर्न मिलेगा। बट एनपीएस का जो रिटर्न है दोस्तों वो मार्केट डिपेंडेंट है, और यही इसकी खूबी है। मार्केट डिपेंडेंट होने की वजह से क्या है कि एनपीएस में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस है, और ये लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट है। और लॉन्ग टर्म में जैसे कि पता है कि आपको स्टॉक मार्केट भी अच्छा करता है। तो आप मान के चलिए कि पीपीएफ में आपको 7% 8% का रिटर्न मिलेगा, तो एनपीएस में आप मान के चलिए कि आपको 10% 11% का रिटर्न भी मिल सकता है। और ये जो 2-3% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न आपको एनपीएस में मिल रहा है, ये 2-3% को आप मामूली मत समझिए, ये बहुत बड़ी मतलब डिफरेंस बना सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न इससे बन सकता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मतलब ये 2-3% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न है, इतना लंबा ये इन्वेस्टमेंट चलता है, तो उसमें 2-3% बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसीलिए आप एनपीएस में पैसे डालकर ज़्यादा पैसे अपने बना सकते हो। ठीक है, पीपीएफ के मुकाबले ज़्यादा पैसे आप बना सकते हो। तो इसलिए मुझे दोनों को कंपेयर अगर मैं करूँ तो मुझे एनपीएस ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है,
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा कि एनपीएस क्या होता है, पीपीएफ क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, आपके लिए कौन सा सूटेबल है। ठीक है, आप अपने आप को कहाँ फिट बैठ आपके लिए कौन सा फिट है वो आप देख सकते हो और उस हिसाब से आप अपने पैसे वहाँ पर निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।